जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम डॉपलर इफेक्ट करेंगे और प्रैक्टिस सेशन करेंगे। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? प्रैक्टिस सेशन और सबकी शंकाओं का समाधान, ठीक है। और एग्जाम के दिन धीरे धीरे पास आ रहे हैं, सो आई होप कि आप सबने अपने एफर्ट्स बढ़ा दिए होंगे। तो जरूर अब इस बंदे को जो ऑब्जर्वर है उसको न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देगी, वो हमसे दूर जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि चीजें आपस में कैसे हो रही हैं? एक्सपेंड हो रही हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट, फाइन एंड सेफ, डूइंग गुड। सब कुछ अच्छा चल रहा है और एग्जाम के दिन धीरे धीरे पास आ रहे हैं। सो आई होप कि आप सबने अपने एफर्ट्स बढ़ा दिए होंगे और लगातार आप हमारे लेक्चर्स को, सेशंस को देख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। और जो भी हम आपको होमवर्क देते हैं, प्लीज़ डू ऑल दैट। और उसके अलावा तो जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो लेक्चर चल रहा था दैट वाज क्या, वेव साउंड एंड एसएचएम। तो उसी चैप्टर का हम 4th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम डॉपलर इफेक्ट करेंगे और प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो आपको पता ही है पिछली क्लास से क्या सर क्या करवाने वाले। तो फिर हम करते हैं स्टार्ट। तो आज वेव साउंड एंड एसएचएम के 4th लेक्चर में, वेव साउंड एंड एसएचएम के 4th लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, प्रैक्टिस सेशन और सबकी शंकाओं का समाधान, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो हम देखते हैं कि बेसिकली पहला हमारा जो टॉपिक है आज का, कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। अच्छा चलो, ये आई थिंक मोस्ट ऑफ ने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। एंड दैट्स गुड। अगर आपने पहले से इसके बारे में सुना हुआ है, देखा हुआ है, दैट्स गुड न्यूज। लाइक आई एम प्रिटी हैप्पी कि हाँ, हमारे बच्चे पहले से ही रेडी करके बैठे हुए हैं। दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो और मैंने लास्ट टाइम हमको बताया भी था कि अगली क्लास में ये करवाएंगे ताकि बच्चे कम से कम पहले से पढ़ के आएं और हम उसी गिवन टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा एक्सट्रैक्ट कर पाएं, ठीक है। तो हम देखते हैं डॉपलर इफेक्ट। चलो, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। मान लो कि आप खड़े हो रोड पे, और ऐसा हुआ भी होगा कि आप खड़े हो रोड पे सड़क के किनारे और आपका दोस्त दूर से बाइक लेके आ रहा है हॉर्न बजाते हुए, ठीक है। मान लो ये हमारा स्टूडेंट खड़ा हुआ है, ये आप खड़े हुए, और आपका दोस्त ये आ रहा है बाइक पर। अब मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, प्लीज बियर विद इट, ठीक है। ये बाइक पर आ रहा है। अब वो बाइक पर आ रही है, ठीक है। अब वो हॉर्न बजाता हुआ आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा, हॉर्न बजाता हुआ आ रहा है, ठीक है। क्या होगा अगर मैं यहां रेस्ट पर खड़ा हूं या आप रेस्ट पे खड़े हो और आपका दोस्त हॉर्न बजाता हुआ मूव कर रहा है, तो क्या होगा? आपको धीरे धीरे उसकी जो हॉर्न है, उसके साउंड है, वो आपको धीरे धीरे पतली होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। आया आया, पतली होती दिखाई देगी, अलाउड भी दिखाई देगी, है ना। पतली होती लगेगी और आया 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 आया, जैसे ही बराबर में पहुंचा नॉर्मल, और फिर धीरे धीरे जैसे ही दूर गया उसकी आवाज क्या होती है? मोटी होती चली जाती है। तो आप देखोगे कि जब वो आया, अप्रोच किया, यहां आपके लेवल पे आया, इधर चला गया, उसकी जो हॉर्न आपको सुनाई देता है, दैट हॉर्न इज नॉट यूनिफॉर्म, एक जैसा सुनाई नहीं देता है। तो जब वो दूर से आ रहा है, 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 तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे वो मेरे पास आता चला जाता है, जो हॉर्न है उसकी साउंड पतली होती चली जाती है। और बूम, जैसे ही सामने से गुजरता है और दूर जाता जाता है, उसके हॉर्न की साउंड कैसी होती है? मोटी होती चली जाती है, ठीक है। एक चीज आपने और ऑब्जर्व करी होगी, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है? आपकी हाई पिच होती है, यहां पे लो पिच होती है। मैंने आपको पिच समझाई थी तो बताया था कि हाई पिच का मतलब क्या होता है? पतली साउंड, ठीक है। हाई पिच का मतलब क्या होता है? पतली साउंड। और लो पिच मतलब मोटी आवाज। यही बताया था आपको, ठीक है। और अच्छा, एक चीज और आपने देखी होगी कि जब आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और ट्रेन आ रही है, ट्रेन जैसे जैसे आपको अप्रोच करती है, ट्रेन के हॉर्न की आवाज एक तो आपको तेज सुनाई देने लगती है, उसके अलावा पतली भी सुनाई देने लगती है। और जब वो जाती है, और जब वो स्टेशन से दूर निकल जाती है हॉर्न देते देते देते, तो आपको क्या लगता है कि उसकी आवाज मोटी हो गई है, उसके हॉर्न की आवाज मोटी हो गई है। इट इज लाइक दैट। तो ये क्यों होता है? इसका सबका जवाब दिया हमें एक साहब थे, डॉपलर।
उन्होंने इन सब का जवाब दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं बेसिकली डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। तो एक तो ये सिचुएशन है। अनदर सिचुएशन क्या हो सकती है कि आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहां से आ रही है रेन। ये लो, ये ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसकी जो हॉर्न की साउंड है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कोई तो पंगा तो हो रहा है। क्या हो रहा है वो हम आज समझेंगे कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन क्या है। ठीक है, लेट अस मूव अहेड विद दिस डॉपलर इफेक्ट। सो क्या है डॉपलर इफेक्ट, पहले इसको समझते हैं। whenever there is a relative motion between the source of a sound and observer। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां पर है एक सोर्स, यहां पर है एक ऑब्जर्वर, ठीक है। अब मान लो ये नॉर्मल ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा, कैसा मोशन होगा, रिलेटिव। अब रिलेटिव मोशन का मतलब कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मूव करना चाहिए, दिस इज व्हाट मींस। सो रिलेटिव मोशन का मतलब हो गया कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मूव करना चाहिए। बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर द फ्रीक्वेंसी साउंड ऑफ साउंड रिसीव्ड और हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स, दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। अच्छा, इसको अगर ये डेफिनेशन आपको समझ आई बहुत बढ़िया, नहीं समझ आई उससे भी बढ़िया, मैं समझाता हूं। देखो, सोर्स ने कोई साउंड की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करी, साउंड प्रोड्यूस की तो साउंड की कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो अगर मान लो इसने फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की न्यू नॉट, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ये प्रोड्यूस करी, और अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है। क्या है, रिलेटिव मोशन है। तो जरूर अब इस बंदे को जो ऑब्जर्वर है उसको न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देगी। अगर दोनों रेस्ट पे हैं या दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है ही नहीं, रेस्ट पे, तो मैं मान सकता हूं कि हाँ भाई सुनाई देगी सेम फ्रीक्वेंसी। बट अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है तो इसके द्वारा प्रोड्यूस की हुई फ्रीक्वेंसी जो इसको सुनाई देगी वो नहीं होगी, इसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, वो नहीं देगी जो इसने प्रोड्यूस की हुई है। दिस इज द पॉइंट। इस पूरे इस कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमिना को हम इस बोलते हैं क्या, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, एंड डॉपलर इफेक्ट इज ऑल्सो वैलिड फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये साउंड में तो चलो चल गया कि सर हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कैसे, लिसन केयरफुली। जो हमारी गैलेक्सीज हैं, जो हमारी गैलेक्सीज हैं वो हमारे पास आ रही हैं या दूर जा रही हैं, कमिंग टुवर्ड अस और मूविंग अवे। हमें कैसे पता लगता है, उसका हम पता लगाते हैं किससे, डॉपलर इफेक्ट से। सो इसलिए जो डॉपलर इफेक्ट है सिर्फ मैकेनिकल वेव नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी वैलिड है। ठीक है, नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा ना कि क्या कहते हैं ये चल कैसे रहा है, ठीक है, पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है, पूरा यूनिवर्स कैसे चल रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वैलिड। अब यहाँ पे एक चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप सबने बिग बैंग का नाम सुना है। अब बिग बैंग जो है ना वो प्रैक्टिकली प्रूवन नहीं है, हमने हाइपोथेसिस मानी है कि भाई ऐसा हुआ होगा। उसका एक यहां से पॉइंट जुड़ता है, देखो जरा ध्यान से। मैंने टेलीस्कोप लिया, मैंने सारा डेटा ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, इधर देखा डिस्टेंट गैलेक्सी वो हमसे दूर जा रही है, वो डिस्टेंट गैलेक्सी वो हमसे दूर जा रही है, वो तो सब हमसे दूर जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज एक्सपेंड कर रही है। हो सकता है कोई गैलेक्सी पास भी आ रही हो, इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो मोस्ट ऑफ दी गैलेक्सीज जो है, मोस्ट ऑफ दी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सेलेस्टियल एंटिटीज हैं, वो हमसे दूर जा रही हैं। इसका मतलब ये हो गया कि चीजें आपस में कैसे हो रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं। और एक्सपेंड होने का रिवर्स हमने सोचा, इसका मतलब कहीं ब्लास्ट हुआ होगा तभी चीजें फैल रही हैं। यहां से हमारी बिग बैंग की हाइपोथेसिस आई।
ठीक है। सो ध्यान रखना कि जो डॉपलर इफेक्ट है सिर्फ साउंड के लिए वैलिड नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए वैलिड है। तो चाहे गैलेक्सीज हो या कोई भी हो, हमसे दूर जा रहा है या पास आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, वहां से जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्राप्त होती हैं, हम उनका एनालिसिस करके बता देते हैं कि हमसे दूर जा रही है या पास आ रही है। ठीक है। नाउ अब देखो यहां पर, हाँ जी, सो डॉपलर इफेक्ट कब कब ऑब्जर्व करा जा सकता है? जब सोर्स मूव कर रहा है बट ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और सोर्स स्टेशनरी है, या फिर दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही मूव कर रहे हैं। इस टाइम पे हम डॉपलर इफेक्ट को बड़े आराम से नोटिस कर सकते हैं। आपने प्रैक्टिकल डेली लाइफ में भी देखा होगा, दिस हैपेंस। नाउ लेट अस मूव अहेड। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं। यहां पर मान लो एक मेरा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो बेटा, यहां पर है हमारा सोर्स और यहां पर है हमारा ऑब्जर्व, ठीक है। हम वेलोसिटी को राइट साइड वाले को पॉजिटिव लेंगे और नेक्स्ट साइड वाले को, लेफ्ट साइड वाले को हम नेगेटिव लेंगे। ये कन्वेंशन है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, ठीक। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? या तो जो सोर्स मूव कर रहा है वो वीएस से मूव कर रहा है, अब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है वो वीओ से मूव कर रहा है। यहां पर देखना, वी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, साउंड नहीं है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिकेटेड बाय वी। वी वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर या इन कोई मीडियम, ठीक है। और वी एस है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वी ओ है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। इस चीज का ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। अब देखते हैं, नोट द डॉपलर इफेक्ट इज सिमेट्रिक टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट बट asymmetric in the case of sound waves. Therefore, observed frequency of sound when the observer is at rest and the source is moving is different from that when the observer is moving and the source is at rest. अब जरा ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट भी है। इसको जरा मैं थोड़ा एक बार साइड हो जाता हूँ, आप आराम से इसको देखो, पढ़ो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पॉज करके इसको अच्छे से देखो, ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली। एक्चुअली क्या होता है साउंड के केस में, क्या है कि अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स मूव कर रहा है तो अलग इफेक्ट होगा, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स रेस्ट पे है तो अलग इफेक्ट होगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसा नहीं है, ठीक है। अब उनको कोई मीडियम वगैरह चाहिए तो नहीं, तो आराम से कोई भी मूव करे उनका इफेक्ट सेम आता है, ठीक है। तो इस चीज का हम देखेंगे, बट फिलहाल खैर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के डॉपलर इफेक्ट में नहीं जा रहे हैं, हम खुद को सिर्फ साउंड के डॉपलर इफेक्ट तक ही लिमिट कर रहे हैं। तो लेट अस प्रोसीड अहेड विद दिस। चलो पहला देखो, पहला कंडीशन है सोर्स इज मूविंग बट ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी। पहले मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूं, जनरल फॉर्मूला, उसको ध्यान से देखो। देखो, तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर ये हमारा ग्राउंड लेवल है नॉर्मल, और यहां है हमारा सोर्स, ठीक है, और यहां है हमारा ऑब्जर्वर, तो ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, और जो साउंड मूव कर रहा है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम जनरल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। यहां पर हम राइट वाली साइड को पॉजिटिव लेंगे और नेक्स्ट लेफ्ट वाली वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं जनरल। अब हमें पता है कि हमारी जो सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी रिलीज करी है वो क्या है? न्यू नॉट, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसको सुनाई दी न्यू, मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, यही है। अब हम इनके आपस का रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हमारी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी दैट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय v माइनस वी ओ अपॉन v माइनस वी एस, ठीक है। ये हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है जो कि ऑब्जर्वर को सुनाई दी है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर ये जो हमारी
जनरल इक्वेशन है, इसमें बता दूं ये है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, पी जो है हमारी, पी है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। और इस चीज का ध्यान रखना कि हम इसके टाइम यहाँ ये कन्वेंशन फॉलो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन बनेंगी। एक सिचुएशन में हमका सोर्स रेस्ट पे होगा और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर भी टुवर्ड सोर्स, अवे फ्रॉम सोर्स। दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि आपका ऑब्जर्वर रेस्ट पे, सोर्स मूव कर रहा है, अब सोर्स कहाँ मूव कर रहा है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट दिस। देखो बच्चे, पहला सोर्स मूविंग एंड ऑब्जर्वर स्टेशनरी। चलो मैं फटाफट यहां आपको बना देता हूं। ये जो हमारा ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है, सो वीओ क्या हो गया, 0। अब जो सोर्स है, सोर्स मूव कर रहा है, ठीक है। अब सोर्स कैसे मूव कर रहा है, लिसन केयरफुली। पहला केस मैं कंसीडर करता हूं, यहां पर ए केस है सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। सोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, तो वी एस इस डायरेक्शन में होगी पॉजिटिव, वीओ क्या हो जाएगा, 0। और स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड भी तो है ही, सो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, न्यू नॉट, ठीक है, वी -0 अपॉन वी माइनस वी एस, ये हो जाएगी। अगर आप करोगे तो दिस विल कम आउट v इक्वल्स टू न्यू नॉट v अपॉन v माइनस वी एस। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन हमारे पास हो सकती है कि यहां पर अब हमारा सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। चलो वो कंडीशन भी देख लेते हैं। बी सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये हमारा सोर्स है, तो वी एस क्या होगी, इस डायरेक्शन में नेगेटिव, तो वी एस विल बी इन दिस डायरेक्शन नेगेटिव, वी ओ इज 0, तो न्यू की वैल्यू क्या आएगी, न्यू नॉट, ठीक है, v -0 अपॉन v माइनस वी एस, सो दैट विल कम आउट टू बी क्या, न्यू नॉट v अपॉन v प्लस वी एस। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आपको जनरल इक्वेशन याद रखनी है और इन दोनों का आपस का कन्वेंशन याद रखना है कि अगर वी एस लेफ्ट में होगी तो नेगेटिव और वी एस राइट में होगी तो पॉजिटिव। ठीक है, मैं यहां पर भी मेंशन कर देता हूं डायग्रामेटिकली कि अगर वी एस लेफ्ट में है नेगेटिव और वी एस अगर राइट में है तो पॉजिटिव, पी ओ अगर राइट में है तो पॉजिटिव और लेफ्ट में है तो नेगेटिव। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब सोर्स मूविंग ऑब्जर्वर स्टेशनरी। अगला, अब यहां पर एक चीज देख लो, इफ द सोर्स मूव्स देन बोथ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर चेंजेस। अगर सोर्स मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी नहीं, वेवलेंथ भी क्या होती है, ऑब्जर्व वेवलेंथ भी चेंज होती है। अब यहां पे देखो, अब हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर मूविंग सोर्स स्टेशनरी। ठीक है, देखो बेटा, ऑब्जर्वर है, सोर्स है, लिसन केयरफुली। अब सोर्स हमारा स्टेशनरी है तो वी एस क्या हो गया, 0, और यहां पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। पहला केस देखो, पहला केस है कि यहां पर जो ऑब्जर्वर है मूविंग टूवर्ड्स सोर्स, तो वीओ की वैल्यू ये, अब ये हो जाएगी नेगेटिव, लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव, हम अजम्पशन करके चल रहे हैं,
सो जनरल फॉर्मूला हमारा क्या था? जनरल फॉर्मूला था हमारा कि न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। ये हमारा जनरल फॉर्मूला था। इसमें हम रख देंगे क्या? और सोर्स स्टेशनरी है तो वी एस की वैल्यू क्या हो गई? 0। और वी ओ क्या हो गया? वी ओ हमारा हो गया नेगेटिव, क्योंकि यहां लेफ्ट में मूव कर रहा है। अब देखो, तो यही इक्वेशन हमारी निकल के आ गई, न्यू नॉट, ठीक है, वी प्लस वी ओ अपॉन वी। जरा ध्यान से देखो, एक्चुअली क्या है, मुझे v माइनस माइनस, तो ये इसमें अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो ये पॉजिटिव हो गया ना, और वी एस की वैल्यू 0। सो हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं यहां पर, ठीक है, अब ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? सोर्स से दूर जा रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगली सिचुएशन में बना देता हूं। ये लो, ये सोर्स है, वी एस 0 हो गया, ये ऑब्जर्वर है, वी ओ हो गया पॉजिटिव। बस कुछ करना ही नहीं है, न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट, जनरल फॉर्मूला में एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वी माइनस वी ओ अपॉन वी एस की वैल्यू 0। दिस विल बी द आंसर। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको अगर जनरल इक्वेशन हमारी याद है तो हम आराम से हम कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब करते हैं इस पे क्वेश्चन। अच्छा, एक और पार्ट है, हाँ, जब हमारा सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हो, ये कैसे हो जाएगा? देखो जरा, कुछ करना ही नहीं, न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी, ये हो जाएगा। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। तो उसी के बेसिस पे क्या होगा? उसी के बेसिस पे, ठीक है, उसी के बेसिस पे क्या होगा? लेफ्ट में नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, उसी के बेसिस पे हमारा यहां पर प्लस माइनस एडजस्ट हो जाएगा और हम आराम से इसका निकाल लेंगे, ठीक है। हालांकि अगर बच्चों ने कॉन्सेप्ट सही समझा है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जनरल फॉर्मूला याद रखो और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लस माइनस लगा सकते हो। अगर लेफ्ट में है तो नेगेटिव, राइट में है तो पॉजिटिव, और सोर्स और ऑब्जेक्टिव, और सोर्स और ऑब्जर्वर, इसकी याद रखना, ये डायग्राम याद रखना। अगर आपको ये डायग्राम याद है ना, अगर आपको ये डायग्राम याद है तो बड़ी आसानी से इसमें एडजस्टमेंट कर पाओगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो हम देखते हैं यहां पर, जब हमारा सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही रेस्ट पर हैं और एक वॉल है जो वॉल मूव कर रही है इस दिशा में, तो जब ये वॉल मूव करेगी तो क्या होगा? तब हमारी क्या आएगी? अब ये भी रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है, तो इस टाइम जो हमारी फ्रीक्वेंसी अपेरेंट आएगी वो आएगी v प्लस वेलोसिटी ऑफ वॉल अपॉन v माइनस वेलोसिटी। हालांकि इसकी इतनी जरूरत नहीं है, पर ठीक है, नोट कर लो, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्यों ही रखना कि हाँ ये ऐसा आया था और सर ने बताया नहीं था। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले हैं, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब हम करते हैं बात नेक्स्ट, अब हम करते हैं ये क्वेश्चन, अ लिसनर इज एट रेस्ट एंड पुलिस सायरन इज मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर एट 60 मीटर पर सेकेंड। What frequency does the listener hear given that velocity of sound in air is 340 meter per second and the frequency of the siren is 500 hertz? देखो, ये हमारा लिसनर है या ऑब्जर्वर है, ये हमारा सायरन है या सोर्स है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लिसनर किस पे है, ठीक है, लिसनर एट रेस्ट पे है, तो ये लो वी ओ क्या हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। जो सायरन है वो 60 मीटर से मूविंग अवे, मतलब इससे दूर जा रहा है, तो वी एस इस डायरेक्शन में होगा नेगेटिव, माइनस 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 500 हर्ट्ज।
तो बस कुछ करना ही नहीं है, जनरल फॉर्मूला लगाओ, न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। वी ओ की वैल्यू 0 है क्योंकि लिसनर किस पे है, रेस्ट पे है, और वी एस क्या है, -60। ठीक है, तो बस न्यू, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 500 है सर, वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 क्योंकि वो रेस्ट पे है, 340 माइनस वी एस की वैल्यू क्या है, -60, 60 मीटर पर सेकंड से अवे फ्रॉम दी सोर्स, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, -60 आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 500 इंटू 340 अपॉन 400। आप इसको सॉल्व करोगे तो डबल जीरो कट जाएगा, 1.2, ये आ जाएगा आपका न्यू 425 हर्ट्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन इज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन टुवर्ड द स्टेशन विद स्पीड ऑफ, अ मैन इज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन टुवर्ड द स्टेशन विद a speed of 50 मीटर पर सेकेंड। Calculate the apparent frequency heard by him of a whistle that is blown at the station with a frequency of 200 hertz. Velocity of sound in air is 350 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, चलो, एक बंदा है जो ट्रेवल कर रहा है ट्रेन में स्टेशन की तरफ, ठीक है, और 50 मीटर पर सेकेंड से, अब स्टेशन से विसल है, इसका मतलब जो हमारा ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है, और सोर्स किस पर है, रेस्ट पर, और ऑब्जर्वर कहाँ मूव कर रहा है, टुवर्ड दी सोर्स। चलो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, अब यहां पर जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है वो टुवर्ड्स दी स्टेशन, मतलब वी ओ की वैल्यू कितनी होगी, -50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जिससे ये कर रहा है, सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट कम्स आउट टू बी 200 हर्ट्स। ठीक है, तो 200 हर्ट्ज आप अगर इसको करोगे तो अब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वी है 350 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं वही फॉर्मूला लगाऊं सारा, तो न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस आप लगा दोगे तो क्या होगा, 200, हाँ, 350 माइनस वी ओ क्या है, -50। ठीक है, अब क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड 350, वेलोसिटी ऑफ सोर्स स्टेशन तो रेस्ट पे ही है 0। तो आपका ये आंसर आएगा न्यू इक्वल्स टू 200, 350 माइनस -50 प्लस 50, 400 अपॉन 350। आप इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट अराउंड, रफली अराउंड 228.5 हर्ट्स। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। हाँ जी, अब हम देखते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो इससे, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस थे, जो भी थे, ठीक है, और अब तक डोपलर के भी थे, और उससे पहले हमने एसएचएम देखा था, स्प्रिंग्स देखे थे, ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ें देखी थी, इक्वेशन ऑफ क्या कहते हैं, एसएचएम भी देखी थी। इन सब का हम एक आराम से प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। और नॉट ओनली दिस, अगला सेशन हमारा किसका रहेगा, वो भी प्रैक्टिस सेशन का रहेगा। इसमें सिर्फ मैं मॉड्यूल से क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं इसमें सिर्फ मॉड्यूल से क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगले उसमें मैं एचसीवी और इरोडो से भी क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 2 प्रैक्टिस सेशन है। तो क्योंकि आज फर्स्ट है, तो इसमें हम मॉड्यूल से क्वेश्चंस ले रहे हैं। जो सेकंड होगा, मतलब कि नेक्स्ट वाला होगा, उसमें हम एचसीवी और इरोडो और वो सारे भी लेंगे, टफ क्वेश्चंस लेंगे। अब एक चीज बताओ, आपके लिए एक टास्क है, आपके जितने भी डाउट्स हैं प्लीज कमेंट, जितने भी आपके डाउट हैं प्लीज उनको कमेंट कर दो, क्योंकि नेक्स्ट सेशन होगा वो प्योर प्रैक्टिस प्लस डाउट सेशन होगा।
प्योर प्रैक्टिस प्लस डाउट सेशन होगा। तो अगर किसी को कोई भी दिक्कत है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो, नहीं है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करके उसके ड्राइव का लिंक शेयर कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक एक क्वेश्चन को देखूंगा और डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने जितने भी डाउट्स हैं, डाउट लेट मी नो योर डाउट्स कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उनको नेक्स्ट क्लास में उनको क्लियर कर सकूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, a wave is sent along a string by oscillating at one end. If the tension in the string is increased, then the speed of the wave and wavelength of the wave. क्या speed increase, wavelength decrease, both increase, both decrease, wavelength increase, speed decrease. अच्छा मैं जरा साइड हो जाता हूँ, ठीक है, आराम से अपना दिमाग लगा लो। हालांकि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो आप आराम से दिमाग लगा लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या है, लगा लिया दिमाग? चलो हाँ, सो अब वेव इज सेंट अलोंग स्ट्रिंग। अब देखो मेरे पास है एक स्ट्रिंग, इसमें कोई है टेंशन टी। अब मैं जब इसकी टेंशन को इंक्रीज करूंगा तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, या वेव की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब वेव की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेंशन बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो हमें पता है कि वेव की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी रहती है कांस्टेंट, जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी तो क्या होगा, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, टेंशन की बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब लैम्डा भी क्या कर रहा है, लैम्डा भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी क्या है स्पीड है वो इंक्रीज होगी, उसके साथ साथ लैम्डा भी इंक्रीज होगा, ठीक। तो बोथ इंक्रीज इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। In an experiment on a simple pendulum to determine the acceleration due to gravity, a student measures the length of the thread as 63.2 centimeter, 63.2 centimeter, and the diameter of the pendulum bob is 2.256 centimeter. The student should take the length of pendulum to be. अच्छा एक मिनट, हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है पर कोई नहीं, मैं फिर भी चाहता हूं तुम दिमाग लगाओ, शांत। पॉज कर लिया। अब देखो जरा, यहां पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं यहां पर स्ट्रिंग की लेंथ लेता हूं और ये, तो मैं बोलता हूं कि भाई इसकी लेंथ एल है, कोई स्ट्रिंग एल लेंथ है और ये हमारा बॉब है। बट एक्चुअली हमारा मतलब पता है क्या होता है, यहां से लेकर इसके सेंटर तक, इसके सेंटर तक, दिस इज व्हाट वी एग्जैक्टली मीन, बॉब के सेंटर तक, सेंटर ऑफ बॉब, ठीक है, हम वो लेंथ लेते हैं। अब जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो कितनी है, 63.2 सेंटीमीटर, और बॉब का डायामीटर क्या है, 2.256। इसका मतलब इसका रेडियस क्या हो गया, 1.128 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी 63.2 प्लस 1.128 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी। आप 63 में ऐड करो 64 और 64.2 हाँ 64.2 और 1328 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां हमारा मेन पॉइंट ये है कि जो हम पेंडुलम लेते हैं उसकी लेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं होती, उसका जो अगर हमारा बॉब लटक रहा है तो बॉब का जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, वो भी हम उसको करते हैं। अब एक चीज यहां पर, एक चीज और है कि हम जो बॉब लेते हैं उसको पॉइंट साइज पार्टिकल मानते हैं। जब बॉब को हम पॉइंट साइज पार्टिकल मान लेंगे तो ऑब्वियसली जो लेंथ ऑफ क्या कहते हैं स्ट्रिंग है वही हमारी लेंथ ऑफ पेंडुलम हो जाएगी,
ठीक है, सो दिस क्वेश्चन वाज सिंपली टू क्लियर दैट कॉन्सेप्ट। अब देखो, टू साउंड वेव इन द एयर हैव वेवलेंथ डिफरिंग बाय 2 मीटर। एयर में दो वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ डिफर करती है 2 मीटर से। एट अ सर्टेन टेम्परेचर टी देयर नोट्स हैव म्यूजिकल इंटरवल ऑफ 1.4। द पीरियड ऑफ द लोअर पिच नोट इज 20 मिलीसेकेंड एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट दिस टेम्परेचर टी इज। अब देखो जरा, अच्छा एक कोई नहीं, पहले इसको कर लो, मैं तब तक जल पी लेता हूँ फिर। चलो पहले कुछ समझा देता हूँ। चलो देखो, दो वेव है, दोनों की वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 आपका आ गया 2 मीटर, ठीक है, या लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 कर लो 2 मीटर, तब भी ठीक है, कोई नहीं, उनका डिफरेंस 2 मीटर है। अब दोनों का देयर नोट्स हैव म्यूजिकल इंटरवल ऑफ 1.4, मतलब जो दो वेव्स हमारी जा रही हैं, ये लैम्डा 1 है, न्यू 1 है, लैम्डा 2 है, न्यू 2 है फ्रीक्वेंसी। तो वो कह रहा है कि न्यू 2 अपॉन न्यू 1 इक्वल्स टू 1.4, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि न्यू 1 मेरी लोअर पिच है और न्यू 2 मेरी हायर पिच है, तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 1, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम वो लोअर पिच, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो हायर पिच। अब देखो यहां पर, अब द पीरियड ऑफ लोअर पिच नोट इज 20 मीटर, सॉरी 20 मिली सेकेंड, इसका मतलब ये टाइम पीरियड की बात कर, ठीक है। तो अगर मैं इसका टाइम पीरियड 1 निकालू 20 मिली सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1 अपॉन टाइम पीरियड 1, तो 1 अपॉन 20 इंटू 10⁻³ तो ये ऊपर चला जाएगा 1000, 1000 अपॉन 20 50 हर्ट्स। आपकी फ्रीक्वेंसी 1 क्या आ गई 50 हर्ट्स। अब फ्रीक्वेंसी 1 50 हर्ट है और इन दोनों का रेशियो 1.4 है, तो क्या आ गया न्यू 2 अपॉन न्यू 1 इक्वल्स टू 1.4 implies न्यू 2 इक्वल्स टू 1.4 इंटू 50 कम्स आउट टू बी 14 पंजे 70 70, ठीक है। तो आपकी न्यू 2 क्या आ गई, न्यू 2 आ गई आपकी 70 हर्ट्स और न्यू 1 50 हर्ट्स, जो कि हमने टाइम पीरियड से निकाली, ठीक है। अब यहां पर देखो, न्यू 1 है 50 हर्ट्स, न्यू 2 है 70 हर्ट्स, ठीक है। अब पूछ रहा है वो कि डिफरेंस इन दी वेवलेंथ 2 मीटर है, तो हमें स्पीड बतानी है कि स्पीड कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, ध्यान से सुनो। अगर मान लो मैं लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 कर लेता हूं कि जी 2 मीटर है, तो लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ होती है स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, यही होती है। तो लैम्डा क्या हो गया v अपॉन न्यू 1 माइनस वी अपॉन न्यू 2 इक्वल्स टू 2। तो v हमें पता नहीं है, तो न्यू 1 क्या है 50 और v हमें पता नहीं है न्यू 2 क्या है 70 इक्वल्स टू 2। आप इसको सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके आ जाएगा 50 और 70 का, ये दिस विल कम आउट टू बी 3500 70v माइनस 50v इक्वल्स टू 2। आप इसको सॉल्व करोगे तो 70 माइनस 50 20v अपॉन 3500 इक्वल्स टू 2। आप इसको फटाफट सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो 20v इक्वल्स टू 2 इंटू 3500, ठीक है। तो क्या आ गया आपका p इक्वल्स टू 2 इंटू 3500 अपॉन 20, ये गया आपका 10, ये गया v की वैल्यू 350 मीटर पर सेकंड आ गई। ये है हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
A paramedical staff nurse improvises a seconds pendulum time period 2 सेकंड. सेकंड पेंडुलम उसको बोलते हैं, वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड क्या हो 2 सेकंड हो, उसको हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं. By fixing one end of string of the length L to ceiling and the other end to a heavy object of negligible size. Within 60 seconds of this 60 oscillations, within 60 oscillations of this pendulum, she finds that the pulse of wounded soldier beats 110 times. ठीक है, 60 oscillation, the symptom of bradycardia is pulse less than 60 per minute and that of tachycardia is greater than 100 per minute. Then the length of string is nearly dash and the soldier has a symptom of dash. अच्छा मैं आपको बहुत पहले आपको सिचुएशन समझा देता हूं मैं. देखो, नर्स ने क्या किया, एक सेकंड पेंडुलम लिया, एक लेंथ ली, स्ट्रिंग ली जिसकी लेंथ एल है, लेंथ एल है, उसमें यहां पे एक बॉब लटकाया और उससे एक सेकंड्स पेंडुलम बना लिया. कौन सा पेंडुलम बना लिया, सेकंड्स पेंडुलम. सेकंड्स पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ना बच्चे, वो होता है 2 सेकंड. कितना, 2 सेकंड. गया और आया, वो होता है 2 सेकंड. अब नर्स ने एक सेकंड्स पेंडुलम बना लिया, 2 सेकंड उसका टाइम पीरियड है. तो उसने देखा कि जब 60 ऑस्किलेशन हो गए, उसने देखा कि जब हमारे 60 ऑसिलेशंस हो गए, तब जो पेशेंट था उसका हार्ट बीट किया कितने टाइम्स, 110 टाइम. तो अब बताना है कि इसकी लेंथ क्या है और हमें बताना है कि उसको किस चीज के लक्षण है. ठीक है, तो उसको किसका, टैकीकार्डिया के लक्षण है या फिर ब्रेडिकार्डिया के लक्षण है. देखो बेटा, पहले हम टाइम पीरियड से लेंथ निकाल लेंगे. चलो एक काम करो, टाइम पीरियड से लेंथ निकाल, फिर आगे की बात बाद में करते हैं. टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एल बाई जी. हमने पढ़ा है टाइम पीरियड इसका कितना है, 2 सेकंड, बिकॉज सेकंड्स पेंडुलम है, ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, और 2 अंडर रूट एल हमें पता नहीं है, जी को 10 लोगे तो आपकी एल की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर. ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, नॉट एन इशू. एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 मीटर. अब देखो बेटा, यहां पर एक चीज है, अब उससे लेंथ तो पड़ गई, अब हमें निकालनी है कि उसकी हार्ट बीट कितनी थी. देखो बच्चे, एक ऑस्किलेशन में कितना टाइम लेता है, 2 सेकंड. एक ऑस्किलेशन में कितना टाइम लेगा, 2 सेकंड, क्योंकि सेकंड्स पेंडुलम है. एक ऑस्किलेशन में 2 सेकंड, तो 60 ऑस्किलेशन में कितना लेगा, 120 सेकंड. 60 ऑस्किलेशन में कितना हो गया, 120 सेकंड. तो यहां पर जो टाइम है वो 2 इंटू 60, 120 सेकेंड, मतलब 2 मिनट. ठीक है, यहां तक समझ आया. 2 मिनट में कितने हार्ट बीट है, कितने टाइम्स, 110 टाइम्स. तो हार्ट बीट क्या हो गई उसकी, उसकी हार्ट बीट हो गई कि भाई 110/2, 55 बीट्स पर मिनट. यही हो गई, सिंपल. अब हमें देखना है कि उसका ब्रेडिकार्डिया है या टैकीकार्डिया. तो अगर पल्स लेस देन 60 पर मिनट है तो ब्रेडिकार्डिया, और ग्रेटर देन 100 पर मिनट है तो टैकीकार्डिया है. तो ये तो लेस देन 60 आ रही है, इसका मतलब इसको क्या है, ब्रेडिकार्डिया. क्या है इसको, ब्रेडिकार्डिया. ठीक है, तो 1 मीटर ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला, a car running with a velocity of 30 meter per second reaches midway between two vertical parallel walls separated by 360 meter. ठीक है, a car running with velocity of 30 meter per second reaches midway between two vertical walls separated by 360 meter when the driver sounds the horn for a moment. ठीक है, the speed of sound in air is 330 meter per second.
आफ्टर ब्लोइंग द हॉर्न द फर्स्ट 3 इकोस विल बी हर्ड बाय द ड्राइवर रिस्पेक्टिवली। पहले मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास 2 वॉल है, एक वॉल ये है और एक वॉल ये है। हमारा ड्राइवर गया, ये उसका व्हीकल है, ठीक है। अब मिडवे पहुंच गया। मिडवे पहुंचने का मतलब ये हो गया कि ये पूरा कितना दूर है, 360, ठीक है। तो 180 मीटर इधर, 180 मीटर इधर, ठीक है। तो पूरा कितना हो गया, ये आपका पूरा हो गया 360 मीटर। अब बीच में जाके उसने हॉर्न बजाया। अब हॉर्न की स्पीड की साउंड की स्पीड क्या है, 330 मीटर पर सेकंड इन एयर। तो अब जब उसने बीच में जाके बजाया तो हमें पता चलना चाहिए कि उसको पहली एको सुनाई देगी, दूसरी एको सुनाई देगी, तीसरी एको सुनाई देगी। कब पहली एको सुनाई देगी, कितने टाइम को दूसरी एको सुनाई देगी और कितने टाइम पे तीसरी एको सुनाई, ठीक है। मैं साइड हो रहा हूं आराम से, ठीक है। आराम से दिमाग लगाओ, एंड देन लेट अस प्रोसीड हेड कि बच्चे का आंसर क्या आया, ठीक है। ओके, हाँ भाई, कर लिया ट्राई। चलो अब इसको हम डिटेल से समझते हैं कि बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या है, ठीक। देखो पहले एक काम करता हूं, मैं आपको नई स्लाइड से समझाता हूं। देखो बच्चे, यहां है हमारा एक वॉल, वॉल 1, यहां है वॉल 2 एंड हेयर इट कम्स। अब हमारी है एक व्हीकल, ये लो, ये कार है हमारी, इस दिशा में जा रही है। अब ये है मिडवे, इस दिशा में किससे जा रही है, 30 मीटर पर सेकंड से। क्या क्वेश्चन में यही दिया गया है, 30 मीटर पर सेकंड, ग्रेट। जब ये मिडवे पहुंची, इसका मतलब हो गया कि पूरा अगर 360 मीटर है तो इधर कितना है, 180, 360 बाई 2, और इधर कितना है, 180 मीटर। अब हमें निकालना है कि ये 3 एको किस किस टाइम पर इसको सुनाई देंगी। तो देखो पहला, अब जा रही है, अगर इधर जा रही है तो इधर हॉर्न बजाएगी तो साउंड भी पहले ऐसे इधर ही जाएगी, इधर जाएगी तो क्या होगा, टकरा के वापस आएगी, यही होगा। तो एक एको सुनाई देगी, टकरा के वापस आएगी तो दूसरी एको सुनाई देगी, फिर टकरा के वापस आएगी तो तीसरी एको सुनाई देगी। सिंपल सा केस है। पहली एको तो गई, अब ये यहां जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से इसने रिलीज किया, तो पहली एको कब देगी, जब यहां जाएगी और टकरा के यहां तक आएगी, एक एको, फिर जाएगी दूसरी, टकरा के आएगी दूसरी एको, फिर जाएगी तीसरी, टकरा के आएगी तो तीसरी एको, एंड दिस इज हाउ एको विल बी हर्ट। बट इस पूरे प्रोसेस में हमारा व्हीकल आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हम इसको सिस्टमैटिक ब्रेक डाउन करके समझने वाले हैं। देखो अगर मान लो फर्स्ट एको, क्या फर्स्ट एको उसको सुनाई दी T1 टाइम के बाद, फर्स्ट एको सुनाई दी उसको T1 टाइम के बाद। जरा डायग्राम समझना बेटा, ये 180 मीटर है, ये 180 मीटर है। अब हमारा व्हीकल यहां से यहां गया, मान लो यहां पर t इक्वल्स टू 0 है, इसने साउंड प्रोड्यूस कर दी। तो साउंड क्या होगा, मैं पिंक कलर से साउंड शो कर रहा हूं, साउंड क्या होगा, यहां से जाएगा और रिलीज यहां रिफ्लेक्ट होके यहां वापस आ जाएगा। उतनी देर में हमारा जो व्हीकल है वो x डिस्टेंस से x1 डिस्टेंस से आगे आ जाएगा। तो ये व्हीकल यहां आ गया, ये टकरा के यहां गई, तो यहां इसको एको, पहली एको सुनाई दे जाएगी, ठीक है। अब इसको पहली एको सुनाई देने में जो टाइम लगा, वो टाइम लगा मान लो T1, सिंपल है। अब हमें पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जरा यहां देखो फटाफट, देखो बच्चे, मान लो टाइम लगा T1,
ग्रेट, लेट्स सॉल्व दिस। T1 टाइम लगा साउंड को उस तक पहुंचने में। तो जरा इसने ध्यान से देखो, इस साउंड ने यहां पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। साउंड ने यहां पर एक तो 180 मीटर यहां ट्रेवल किया, यहां गया 180 मीटर। जब टकरा के वापस आया तो इतना डिस्टेंस और ट्रेवल किया। एक्स डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले निकालते हैं एक्स। एक्स डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब कार की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, तो आपका x1 हो जाएगा 30 इंटू T1। जितनी देर में T1 में कार यहां पहुंचेगी उतनी देर में यहां से प्रोड्यूस करी हुई साउंड रिफ्लेक्ट होकर यहां जाएगी और यहां इसको पहला एको सुनाई दे जाएगा। तो जब साउंड ने हमारी डिस्टेंस ट्रेवल की है तो साउंड ने 180 मीटर इधर ट्रेवल करी, कुछ इधर ट्रेवल करी, तो ये वाला कितना हो गया, तो जरा फटाफट देखो 180 मीटर तो सर ये वाला हो गया, वेरी गुड। इधर कितनी करी, क्या इस वाले डिस्टेंस को मैं 180 माइनस दिस लिख सकता हूं, 180 माइनस दिस कर दो तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा, वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो क्या हो गया 180 माइनस दिस x1, क्या आ गया, ये आ गया 30 T1। ठीक है, ये डिस्टेंस, स्पीड क्या है साउंड की 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, फटाफट सॉल्व करो। इधर आ गया कितना 330 T1 प्लस 180, 180 कितना हो गया 360 माइनस 30 T1, ये आ गया आपका। तो इसको क्या करो, इधर ले जा सकते हो। दिस 360 T1 इक्वल्स टू 360 T1 क्या आ गया 31 आ गया बेटा आपका, 360 अपॉन 360, 1 सेकेंड आपका पहला एको सुनाई दे गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि उसको दूसरी एको कब सुनाई दी। चलो बच्चे यहां देखते हैं दूसरी एको कब सुनाई दी। अब देखो बेटा, ये मिडवे में इसने यहां से शुरू करा था, अब हमारा व्हीकल यहां पहुंच गया x2 डिस्टेंस पे, तो x2 की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम t2, सिंपल। अब इसको पहला तो एको सुनाई दिया कि ये गया टकरा के वापस। अब जब टकरा के वापस आएगा, ये टकरा के वापस आएगा तो सेकंड वाला यहां सुनाई देगा। ग्रेट, क्या होगा, यहां से गया, यहां गया, यहां उसको सुनाई देगा, यही हो जाएगा, सिंपल। अब फटाफट देखो, तो साउंड ने अगर मान लो आपको सेकंड एको सुनाई दी T2 टाइम के बाद, कौन से टाइम के बाद, T2 टाइम के बाद, तो आपका क्या कर टाइम क्या हो गया T2 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हुआ बेटा 360 इधर गया, सॉरी 180 इधर गया, फिर 360 आया, फिर 180 प्लस दिस। तो जरा देखो इसका, ये वाला 180, 180 ये वाला कर लो, फिर पूरा आया 360, ये लो बेटा 360 कर लो, प्लस ये आधा 180 गया, सर 180 कर लो, उसमें ये x2 डिस्टेंस ऐड हो गया। x2 डिस्टेंस क्या होगा, x2 डिस्टेंस आपका 30 T2, 30 T2। स्पीड क्या थी बेटा साउंड की, साउंड की स्पीड थी सर 330। तो फटाफट देख लो, ये यहां मल्टीप्लाई करो तो 330 T2 इक्वल्स टू 180, 540, 720, 720 प्लस 30 T2, तो क्या आ गया, इसमें से माइनस करो तो 330 T2 माइनस 30 T2 कम्स आउट टू बी 720। तो 300 T2 इक्वल्स टू 720, T2 कम्स आउट टू बी 720 अपॉन 300, तो 600, ये हो गया आपका 2.4 सेकेंड। कितना 2.4 सेकेंड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, तो आपको सेकंड एको कब सुनाई देगी 2.4 सेकंड के बाद आपको सेकंड एको सुनाई दे जाएगी।
पक्का? यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब बात करते हैं हम थर्ड एको की। तो ये लो बच्चे, ये था, यहां टाइम 0 से स्टार्ट हुआ। अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, हमारी साउंड यहां से गई, यहां से गई, ऐसे आई, ऐसे गई, लौट के फिर वापस आ गई। यही हुआ, ठीक है। पहली केस में क्या हुआ था, पहले केस में साउंड गई थी, टकरा के वापस यहां गई। दूसरे एको के केस में क्या होता, गई, जो साउंड इधर एको पहली से आई थी वही गई टकरा के फिर यहां पे आ गई। तीसरे में क्या हुआ, जो आगे गई थी वही टकरा के फिर आ गई। इतनी देर में हमारा पार्टिकल यहां पे x3 मूव कर गया, और x3 क्या है, 30t3। अगर मान लो t3 के बाद उसको थर्ड एको सुनाई देती है, ठीक है। अब देखो फटाफट, तो हमारा थर्ड एको कब सुनाई देगा, t3 टाइम के बाद, ठीक। हमारा x3 क्या हो जाएगा, 30t3, सिंपल। अब साउंड की बात कर लेते हैं। t3 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है इसका, अब जरा ध्यान से देखो, 180 इधर गया, 360 इधर आया। पहले 180 की बात कर लेते हैं। 180 इधर गया, फिर 360 इधर आया, सर 360 की बात कर ली, फिर 360 इधर गया, सर उसकी भी बात कर ली। अब इधर आया, इधर क्या होगा, 180 माइनस x3, इधर क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा यहाँ का, 180 माइनस x3, ठीक है। तो 180 माइनस x3 अपॉन स्पीड क्या है, 330 मीटर पर सेकेंड। अजरा कैलकुलेट करना बेटा, 8 36 36 720 90, 1080 माइनस x3 अपॉन 330, ये क्या आ गया हमारा t3। x3 की वैल्यू क्या है, x3 की 30 t3, तो t3 इक्वल्स टू 1080 माइनस 30t अपॉन 330, तो ये आ जाएगा 330 t3 इक्वल्स टू 1080 माइनस 30t3। आपको कैंसिल करोगे तो इधर आ जाएगा बेटा आपका कितना, 330t3 प्लस ये इधर आ जाएगा 30t3 इक्वल्स टू 1080, तो 360 t3 इक्वल्स टू 1080, तो t3 की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा t1 क्या आया, t1 आया हमारा 1 सेकेंड, t2 आया 2.4 और t3 आया 3 सेकेंड। तो अगर आप करोगे तो इसका सॉल्यूशन बच्चे आ जाएगा आपके पास, 1 क्या था, 1 2.4 और 3 सेकेंड, क्या आंसर आया था, 1 2.4 3 सेकेंड, हाँ जी 1.2, हाँ ठीक ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, ग्रेट, लेट अस मूव अहेड, ये हो गया हमारा। उसके बाद लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग। अ पेंडुलम मूव्स बैक एंड फोर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम x इक्वल्स टू माइनस ए टू x इक्वल्स टू प्लस ए, ठीक है। विद द टाइम पीरियड क्या है, t, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। अब एट टाइम t, जब टाइम t था तो पार्टिकल हमारा प्लस ए पर था, तो जब टाइम हमारा क्या होगा 0.75 t, तब हमारा पार्टिकल कहां होगा। अब ध्यान से सुनो, देखो बेटा, पार्टिकल यहां से आया, यहां गया, लौट के यहां आया, ये पूरा टाइम पीरियड 100% है, पक्का। 50% ये हो गया, 50% ये हो गया, पूरा टाइम पीरियड हो गया। अब 50% को भी मैं आधा तोड़ूं तो 25%, 50%, 75%, 100%। गॉट? अगर आप चाहो तो इसको ग्राफिकली ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो, दिस
अगर आप इसको ग्राफिकली एनालाइज करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा टाइम है तो ये 0, और यहाँ क्या हो जाएगा t/2, यहाँ हो जाएगा t/2 का भी आधा t/4, यहाँ क्या हो जाएगा 3t/4, और यहाँ क्या हो जाएगा पूरा t। तो यहाँ से पार्टिकल ए पे चला, चलते हुए ओरिजिन पे गया, फिर -a पे आया, फिर ओरिजिन पे गया, फिर t पे। तो आप सिंपल ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर पार्टिकल +a पर था, यहाँ पर ओरिजिन पे था, यहाँ -a पर पार्टिकल था, और यहाँ फिर ओरिजिन पे पार्टिकल था, और यहाँ फिर पार्टिकल +a पर आ गया। तो 3t 75% का मतलब 0.7 का मतलब क्या हो गया 3t/4। तो पार्टिकल कहाँ आ गया ओरिजिन पे। अब ओरिजिन पे आ गया तो पार्टिकल एक बार तो घूम गया, वापस यहाँ जाना चाह रहा है, तो ओरिजिन पे मगर किस साइड जाना चाह रहा है, +a की तरफ जाना चाह रहा है। तो एट a x = 0, ठीक है, ये वाले क्या ये x = 0 एंड देन ट्रेवलिंग टुवर्ड +x, वेरी गुड, पहला ही ऑप्शन हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एट x 0 देन -a कैंसिल, रेस्ट पे नहीं हो सकता, बिटवीन द नहीं। तो ये 0.75 t पर क्या हो जाएगा ओरिजिन पे होगा, मगर किस साइड जाना चाह रहा होगा, ये जाना चाह रहा होगा +a की तरफ। ठीक है, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन ही क्या बताई थी मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन बताई थी कि जो मीन पोजीशन से आइदर साइड टू एंड फ्रो मूव करेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यही होगा। अब क्या है, पेंडुलम इसको करता है जस्टिफाई, SHM है, SHM है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार SHM है। ठीक है, अब क्या है, ऑस्किलेटिंग मास SHM है। मूविंग अर्थ ये है। अब पूछा है नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो जो अर्थ है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है वो SHM नहीं है, बट कैसा है, ये जो अर्थ है वो क्या है पीरियोडिक है, बट SHM नहीं है। ठीक है, चलो अगला करें। अ कैथोड रे oscilloscope CRO is a device that converts electrical signal into active graphical representation of fluorescent screen. The x-axis is always the time axis, where 1 centimeter is equal to preset time scale called time base. A sound wave is displayed on the screen of cathode ray oscilloscope. The time base of CRO is set at 2.5 millisecond per second. What is the frequency of the wave? अब इसको ध्यान से देखो बेटा, देखो बच्चे, अच्छा एक काम करो, इसको टेलीग्राम पे करो। ग्रेट, इसका आंसर टेलीग्राम पे आएगा। ठीक है, फर्स्ट ट्राई योर सेल्फ, ट्राई विथ ऑल पॉसिबल अप्रोचेस, और उसके बाद अगर ना हो तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन समझा देता हूं। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्राफिक में, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो प्लस वोल्टेज है इधर, ये वोल्टेज जा रही है, टाइम जा रहा है, इसको ग्राफिकल सिग्नल में, तो यहां वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, फिर वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बन रही है। ठीक है, अब हमने जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि 1 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज 1 सेंटीमीटर, ये वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 2.5 into 10 पावर -3 सेकेंड। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है 2.5 into 10 पावर -3
सेकंड, ठीक है, या मिली सेकंड पर सेंटीमीटर। उसी चीज को मैंने यहां पे समझाया हुआ है। अब हमें बताना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आंसर इसका टेलीग्राम पे आएगा, ठीक है, चलो टेलीग्राम पे करते हैं। परंतु याद रखना इट्स अ वेरी सिंपल, बट ध्यान रखना मैंने आपको क्या बोला है, फर्स्ट ट्राई योर सेल्फ, ट्राई विद ऑल पॉसिबल अप्रोच, जितना भी हो सकता है वो सारे अप्रोच से करो। उसके बाद जस्ट लेट मी नो व्हाट इज द आंसर, ठीक है। नहीं तो फिर आपके पास टेलीग्राम पर तो पहुंच ही जाएगा, ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, a boy of height 2 meter is floating in the sea. A wave of amplitude 0.5 meter and wavelength A greater than the base of the boy passes the boy. The maximum tilt of the boy from the vertical will practically. अब देखो बेटा, this is boy. अब ये क्या हो गया सर, ये क्या है? देखो बच्चे, मान लो मैं जमीन पे कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं या जमीन पे मुझे कोई निशान लगाना है, तो जमीन पे तो मैं खंबा गाड़ सकता हूँ, पिलर गाड़ सकता हूँ, बम्बू गाड़ सकता हूँ या फ्लैग गाड़ सकता हूँ, वहां से मेरा काम चल जाएगा। लेकिन समंदर में अगर मुझे कुछ करना है तो समंदर में, ओशन में, इसमें क्या करूंगा मैं? वहां तो आप खंबा नहीं गाड़ सकते, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर लेते हैं प्लास्टिक का, क्योंकि इट्स लाइक इजी टू फ्लोट। वहां एंकर लगा के जमीन में ड्रॉप कर देते हैं, तो वो क्या करता है, ऊपर फ्लोट फ्लोट करता रहता है। तो हमें पता होता है कि भाई ये हमारा प्लेस है ना। जैसा एक इस मतलब इसके और भी यूज है, पर एक सिंपल यूज है, क्यों तो कंस्ट्रक्शन की नजर से बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, यहां से गई एक वेव। जब वेव जाएगी तो वेव के हिसाब से क्या होगा, ये टिल्ट होगा, सिंपल है। तो वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम टिल्ट प्रैक्टिकली किस बात पर डिपेंड करेगा। देखो, पहले हम समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितनी वेव गई। तो एक सेकंड में जितनी वेव जाएगी उतनी बार टिल्ट करेगा ना वो। जितनी ज्यादा वेव जाएंगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो ज्यादा बार टिल्ट करेगा, कॉमन सेंस है। पर एक चीज है, कितना टिल्ट करेगा ये फ्रीक्वेंसी से लेना देना नहीं है। अगर 100 है तो आप किसकी टिल्टिंग मान लो, 200 है तो डबल टिल्टिंग मान लो, और 400 तो 4 टाइम्स टिल्टिंग मान। लेकिन कितना टिल्ट करेगा ये किस बात पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। ध्यान से सुनो, जैसे मान लो मैं आपको एक वेव बनाता हूं, एक वेव है, यहां पर हमारा बॉय है, ये रहा रेड कलर का मैंने बॉय बना दिया। लेकिन ध्यान से देखना, इसकी इसकी फ्रीक्वेंसी भी तो उतनी है, इसमें तो उतना टिल्ट नहीं करेगा। तो टिल्ट अगर मैं देखूं तो ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, यहां पर बॉय टिल्ट करेगा ना। अगर मैं एम्पलीट्यूड को कम कर दूंगा तो ये और कम हो जाएगा, तो टिल्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। ऐसा एम्पलीट्यूड बढ़ा दूंगा तो टिल्ट बढ़ जाएगा मेरा। तो जो टिल्ट डिपेंड करेगा वो मेरा करेगा एम्पलीट्यूड पर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये डिसाइड करेगी कि कितनी बार टिल्ट करेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या डिसाइड करेगी, फ्रीक्वेंसी क्या डिसाइड करेगी, कितनी बार टिल्ट करेगा। पर कितना टिल्ट करेगा ये डिसाइड करेगा इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो मैक्सिमम टिल्ट मतलब कितना टिल्ट करेगा ये डिसाइड करेगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगला, अ इंजन अप्रोचेस अ वर्टिकल क्लिफ विद कांस्टेंट स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर। When the engine is at a distance 0.7 kilometer from the cliff, it blows a whistle. The drivers hear the echo after a time. मतलब 3.84, 4.2, 4.24। अब ध्यान से सुनो, हालांकि मैं ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन ऐसा करवा चुका हूं, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। मान लो ये है हमारा व्हीकल, ठीक है, ये है हमारा व्हीकल, यहां जा रहा है इस दिशा में, ठीक है। कितना, 72 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो जब ये
700 मीटर या 0.7 किलोमीटर था, तब इसने क्या किया, इसने टाइम 0 सेकंड पे क्या किया, विसल कर दिया। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये एको इसको कितनी देर बाद सुनाई देगी। ठीक है, हाँ जी, और इधर जा रहा है 72 से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पहले खुद सॉल्व करना बेटा, फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ, नहीं तो इसका जो आंसर है वो आपको आ जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो बट ट्राई पहले खुद करना है हमेशा, उस पर हमेशा डिपेंड नहीं रहना कि हाँ तो सर तो बता ही देंगे तो क्या ये हो जाएगा, है ना। तो अगली क्लास का हम प्रैक्टिस करेंगे, और अगली क्लास में जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्लीज आपको क्या करना है, डाउट्स जो आपके हैं वो कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम डाउट्स भी ले लेंगे प्लस प्रैक्टिस सेशन भी ले लेंगे। ठीक है, ओके, सो बढ़ते हैं आगे यहां से। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे हेड, थैंक यू सो मच।